हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार पुलिस का पार्ट सेकंड है और पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आज ही वीडियो अपलोड किए हैं, अब जाके तुरंत देखिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके आपको होगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, छोड़ के आधा में भागिएगा, कुछ समझ में आने वाले नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। चौसा की लड़ाई शेरशाह और शेरशाह ने किसको हराया था? तो शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। अगर फुली डेट पूछते तो 25 जून। कब? 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक है। शेरशाह को पहले शेर खां के नाम से जाना जाता था, लेकिन यही चौसा का युद्ध जब जीता था तो इन्होंने अपना उपाधि बदल लिया, अब अपना शेरशाह का उपाधि रख लिया था। ठीक है। तो इसको पहले शेर खां के नाम से जानते थे। ठीक है। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? नाना साहब के रूप में किसे जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को किसके नाम से जाना जाता था? तो नाना साहब के नाम से जाना, यानी इन्हीं को नाना साहब की उपाधि दी गई थी। किसको? बालाजी बाजीराव को। ठीक है। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवो एक जगह का नाम है, इसमें किसको हराया था? तो ये सर आयर कूट को हराया था। हैदर अली किसको हराया था? तो सर आयर कूट को। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे। कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? तो आत्मारंग पांडुरंग ने। ठीक है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा का अंत में जॉन विलियम बेंटिंग को सहायता किए थे। ठीक है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भारत के सबसे पहला वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। जबकि स्वतंत्र भारत के, यानी आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। और भारतीय में कहेगा तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे, अगर भारतीय जहाँ लिखा रहेगा तो वहाँ पे सी राजगोपालाचारी मारना है। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है। उस समय बंगाल का गवर्नर था। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी बुक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की है। और ये किस पे लिखा गया था? तो गरीबी और अर्थव्यवस्था पर लिखा हुआ बुक है। ठीक है। तो किसकी है? तो ये दादा भाई नौरोजी की है। क्या है? तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। अब यह गरीबी को देखते हुए और अर्थव्यवस्था को देखते हुए दादा भाई नौरोजी ने इस बुक का प्रकाशन किए थे। ठीक है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी है तो कुछ बता दें इसके बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। ठीक है। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है। और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। उनको बापू के भी नाम से जाना जाता है। प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। जबकि आपसे भारत में पूछा जाए तो 1917 ईस्वी में चंपारण जो नील की खेती के लिए किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, ये भारत में प्रथम सत्याग्रह था। लेकिन आपसे प्रथम सिर्फ सत्याग्रह पूछे तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है। रंगभेद के लिए, काला और गोरे के लिए। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है। जनसंख्या सबसे कहाँ ज़्यादा रहता है बताइए? तो एशिया महाद्वीप पे। ठीक है। एशिया महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या का निवास होता है। लेकिन सबसे गहरा पूछेगा प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछा जाए कि महासागर की संख्या कितनी है, तो टोटल महासागरों की संख्या 5 है। कितने हैं? 5 हैं। 4 इसमें दिया गया है, एक अंटार्कटिक महासागर इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, और अंटार्कटिक का महासागर उसको नहीं दिया गया है। तो टोटल 5 महासागर है। और अगर द्वीप से पूछे तो टोटल द्वीपों की संख्या टोटल 7 है। महाद्वीप की संख्या कितने हैं? तो टोटल 7 है। ठीक है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सभी महाद्वीप हैं। ठीक है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में शामिल है? तो 70% है। कितने हैं? तो 70% क्या है? तो कुल सतह का जलमंडल है। कितना? तो 70%। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूरब। पृथ्वी की घूर्णन कैसे होती है? तो पश्चिम से पूरब घूरती है। जबकि 2 ऐसे
ग्रह हैं, जैसे शुक्र हो गया और एक अरुण हो गया, ये दोनों कहाँ कैसे घूमते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी पश्चिम से पूरब जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति, बुध, है ना, मंगल, सभी पश्चिम से पूरब घूमते हैं, जबकि शुक्र और एक अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, और पृथ्वी भी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से ही पूरब। वायुमंडल की वो कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों की हालत प्रदान करती है। यानी जेट उड़ाने, यानी जेट जो भी उड़ते हैं, वायुयान जिसको बोलते हैं, ये आदर्श उड़ान का परिस्थिति कौन सा है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है। यानी जेट विमान जितने भी हैं स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, यानी उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो कोटा मंडल हो जाएगा। कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, तो एक कौन सा मंडल का है, तो पश्चिम पूर्व रेलवे, पश्चिम यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे का रीजन है कौन, कोटा। कोटा किसका रीजन है, तो वेस्ट सेंट्रल रीजन यानी पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, कोटा पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत। बाकी सभी इसमें आपको दिख रहा होगा, झांसी, इलाहाबाद, आगरा, ये सभी उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, मात्र 6000। कितना, 6000 किलोमीटर में इसका एरिया है, जनसंख्या इतना नहीं है, 6000 किलोमीटर में इसकी एरिया है, और यहाँ पे जनसंख्या भी लगभग 7 से 8000 के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। ठीक है, अब एरिया के मामले में बोला जाए तो सबसे छोटा एरिया के मामले में कौन सा है, तो गोवा, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा आदमी निवास करते हैं। कम जगह रहने के कारण भी गोवा में सबसे अधिक मात्रा में निवास करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोलेगा यानी कम क्षेत्र में तो हो जाएगा गोवा, जबकि सबसे कम हो जाएगा कहाँ, सिक्किम। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा कहाँ है नेशनल पार्क, तो उत्तर प्रदेश में। चलिए, झारखंड में कौन सा है, तो गौतम बुद्ध पार्क। ठीक है, बिहार में कौन सा है, तो कैमूर नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जबकि बिहार का स्थान तीसरा है और चौथा किसका है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल और बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के लखनऊ। अब बिहार आ गया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी। मध्य प्रदेश का कौन है, तो मोहन यादव। और झारखंड के कौन है, तो चंपई सोरेन। कौन है, चंपई सोरेन। इनके पहले कौन थे, तो हेमंत सोरेन, इन्हीं का भाई हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है लगभग, तो शुक्र है। शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान, यानी पृथ्वी के समान आकार में भी और द्रव्यमान में भी बराबर है। ठीक है, टोटल वर्तमान में अभी ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, चलिए 8 का नाम बताते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और सबसे छोटा ग्रह भी कौन है, तो बुध है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। ठीक है, तो मंगल क्या है, तो ये भी लाल ग्रह इसको बोलते हैं, और इस पर मानव का जीवन यापन करना संभव है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कौन, फोबोस और डिमोस, ये दोनों किसके हैं, तो मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वे टोटल वर्तमान में 8 ग्रह हैं, जिसमें से 8 का हमने नाम बताया। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति का अगर सदस्य बनना हो तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा में बनना हो तो कितना चाहिए, 30 वर्ष, जबकि लोकसभा में बनना हो तो 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, अब चलिए कुछ बताते हैं। इस हिसाब से पूछा जाए, प्रधानमंत्री तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा के प्रत्याशी को बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के प्रत्याशी को बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, ये सभी के बनने के लिए कितना चाहिए, तो 35 वर्ष न्यूनतम चाहिए। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई होते हैं, उनको बनने के लिए न्यूनतम आयु कोई सीमा नहीं है, तो ऐसा भी आपको मिल जाता है, तो आप घबराइए नहीं। न्यूनतम आयु आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम आपसे पूछा जाए तो 65 वर्ष है। 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम में कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और 30 वर्ष किसका, तो राज्यसभा, यानी राज्यसभा के लिए, और विधान परिषद के लिए इसको 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव जो इसका क्या होता है, तो प्रत्येक 2 साल पर, यानी 2/3 यहाँ से रिटायरमेंट होते हैं, और ये कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक परिवर्तनीय सदन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। कितने वर्ष से कम होना चाहिए, 18 वर्ष से कम होना चाहिए। इसके किशोर न्याय एक अति है अधिनियम है, जो कब लाया गया था, तो सन 2000 ईस्वी में लाया गया था। इसी के माध्यम से कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को नाबालिग यानी किशोरावस्था तब तक माना जाएगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। ठीक है,
सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो बशर अल असद, बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं। ये कब तक रहेंगे? तो 2029 ईस्वी तक रहेंगे, क्योंकि इनको 29 वर्ष के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये कौन है अभी वर्तमान में भी? ये 2016 में पूछा गया है, तो अभी भी 29 तक रहेंगे, तो यही है बशर अल असद। ठीक है, सीरिया का ओल्ड नेम क्या था? तो असीरिया था। क्या था? असीरिया नाम था। सीरिया का ओल्ड नेम असीरिया। और सीरिया का मुद्रा क्या है? तो लीरा। लीरा कहाँ की मुद्रा है? तो सीरिया का मुद्रा है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। लाल सागर से स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। अब चलिए इसमें बताते हैं स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सन 1859 ईस्वी में। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। इसका निर्माण किसने किया था? तो एक सिविल इंजीनियर थे। कौन थे? सिविल इंजीनियर। और ये फ्रांसीसी थे, जिनका नाम क्या था? तो व्यक्ति का नाम क्या था? तो फर्डिनेंड। क्या था नाम? तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स। क्या नाम था? लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ये सिविल इंजीनियर थे और ये स्वेज नहर का स्थापना 1859 ईस्वी में किए थे। स्वेज नहर की कुल लंबाई आपसे पूछा जाए तो टोटल 165 किलोमीटर है। ठीक है, और गहरी पूछा जाए तो कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर गहरी है, जबकि चौड़ी पूछा जाए तो 48 मीटर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये जोड़ता किससे जोड़ता है? तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल। इस्तांबुल ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों पर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए दोनों शहर का हम आपको नाम बताते हैं। एक है शहर का नाम आबनाई। कौन सा? आबनाई। आबनाई शहर, इसका पूरा नाम है आबनाई बास्तुरस। ये एक शहर का नाम है। और दूसरा शहर है अंतरामहा। कौन सा है? अंतरामहा। यह एक द्वीप है और ये 2 द्वीपों के बीच में इस्तांबुल बसा हुआ है। ठीक है, तो इस्तांबुल के 2 ऐसे हैं जो कि 2 महाद्वीपों पे बसा हुआ है। और इस्तांबुल किसकी राजधानी है? तो तुर्की की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की है? तुर्की की राजधानी है। समुराई योद्धा वर्ग है तो जापान में। समुराई योद्धा कहाँ स्थित है? तो जापान में स्थित है। और ये समुराई जो योद्धा है ये किसका पालन करते हैं? तो बुशिदो। किसका? बुशिदो नामक आचार संहिता का इन लोग पालन करते हैं। कौन सा? तो बुशिदो नामक आचार संहिता। इन लोगों में एक और खासी है समुराई में कि वो यह किसी भी हर हाल में अपना अपमान नहीं सहते हैं। अगर इनके ऊपर कोई अपमान आएगा तो ये मर कट जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपमान सहते नहीं इन लोग। ठीक है, तो ये सब बहुत इज्जतदार व्यक्ति होते हैं इन लोग। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो काम करने का अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। बाकी समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन काम करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये पर्सनल है। ठीक है, किसी का इच्छा हो तो करेगा भी और किसी का इच्छा होगा तो नहीं भी करेगा। तो इसका कोई संवैधानिक यानी मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यह किसके ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी ये समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म अपनाने का अधिकार, ये क्या है? तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार को भाग 3 में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है तो भारत की भाषा से, यानी भारत की भाषा से 8वीं अनुसूची संबंधित है। वर्तमान में कितने भाषा हो गए हैं? तो 25, लेकिन पहले कितने थे? इसके पहले 22 भाषा थे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? तो 1976 द्वारा। ठीक है, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, न्याय, ये तीनों को जोड़ा गया था। 44वां संविधान कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। 44वां संविधान द्वारा होता क्या है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से अगर किसी भी शब्द को हटाना हो तो 44 का प्रयोग किया जाता है, जबकि जोड़ना हो तो 42 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैरी कॉम का संबंधित है तो ये बॉक्सिंग खेलती है, यानी बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।